सारे बेकार करने चले व्यापार, वो ऐसा एक पार्टी नहीं है, समझे? हम उसका भी हिस्सा नहीं है। 70 बरस हो गए, 75। इतने वर्षों से आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने कीमती वोटों से नवाजते आए। आपने अपना वोट दिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, वोट लेकर इक़्तिदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर किया क्या आपके लिए? यकीन मानिए, अगर कांग्रेस ने अपना वादा निभाया होता, आपके हक की बात की होती, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया होता, तो हमको यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर स्लोगन दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 230 सीटें, 9% मुसलमान है यहां पर। 9% मुसलमान, 230 सीट। अगर वाकई में आप बोलते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप कम से कम 20 से 22 मुसलमानों को सीटें दे सकते थे मध्य प्रदेश। लेकिन आपने सिर्फ 2 जन को टिकट दी, सिर्फ 2। अरे क्या मध्य प्रदेश में ऐसे मुसलमान नहीं, पढ़े लिखे नफीस साहब जैसे जाबाज गफ्तावर नेता नहीं कि जिसको आप टिकट देकर जिता सको और असेंबली के अंदर भेज सको? मगर जहां पे नीयत में ही खोट है, वहां पे आप अब क्या करें? खोट नीयत में है इनकी, इसलिए नहीं दिया टिकट। हमने कहा हम देंगे जाकर, हमने दिया। हम सिर्फ 4 जगहों पे लड़ रहे, इंदौर में 2 जगह पे, जबलपुर में 1 जगह पर और यहां से बुरहानपुर में। मगर फिर भी इतनी खलबली मची है, इतनी खलबली मची है, डरा रहे, धमका रहे, फोन पे फोन। अरे नहीं जाना, क्यों जा रहे, वो जीत जाएंगे। है चुप, बहुत हो गया। पंकज भाई इतने बरस से सुन रहे हैं, इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी, इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे कहां जीत रही है बीजेपी? राहुल गांधी हार गया, हम खड़े थे क्या? बीजेपी जीती ना। सिर्फ आपके सामने आएंगे, आपको डराने की बात करेंगे, उनके सामने बैठ जाना पूरा चिट्ठा लेकर, देख भाई यहाँ नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी जीती है। तुम में ताकत वाकत नहीं है, हम में ताकत है। हमने तो औरंगाबाद के अंदर 2019 में 4 टर्म का सिटिंग बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको हरा के ठुकरा के फेंक दिया था। ताकत हम में है। जमा खर्चा नहीं करते, हुकूमत की रूपड़ियां नहीं बांटते फालतूगिरी वाली, हकीकत बयान नहीं करते। ये आए आपके बीच में, दोनों को बोलूंगा, बीजेपी भी और कांग्रेस की, किसी के बाप से नहीं डरता वाली पठान नहीं बोलेंगे। कर्नाटका के चुनाव के वक्त यही कांग्रेस की सत्ता थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने आकर कहा कि हम सत्ता में आएंगे, बजरंग दल पे बैंड लगा देंगे। वो बजरंग दल जो आए दिन बेकसूर बेगुनाह मुसलमानों को कभी भाई के नाम पे, कभी JSR नहीं बोलने के नाम पे नरसंहार कर देता है। ये वो लोग हैं जो महासभा लगाते हैं, उसमें गीता का पाठ नहीं पढ़ाते, उसमें बोलते हैं बेटा कलम कागज छोड़, तलवार उठा, मुसलमान का नरसंहार। ये वो संगठन है जिसको बैंड करना था। तो क्या हुआ? कांग्रेस हट गई, क्यों नहीं किया बैंड? नहीं किया ना उसको बैंड। उसके बदली आज और एक स्टेप आगे, हिजाब हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी पहनती है। हम बोलते हैं उसके सर का ताज है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, अपनी मर्जी से, अपनी मन से पहनती है। आवाज नहीं आ रही, आवाज वाइड करके बोलो, थोड़ा आप आगे करके बोलो, आप थोड़ा सा आगे करके बोलो। माइक पे थोड़ा ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ ऐसा। अब समझ क्या मेरे को बोलते तो माइक हटा के बोलता है यार बिंदास। हिजाब हमारी माँ, बहन, बेटी के सर का ताज है।
हम पहनते, हमारी मर्जी से पहनती है। और हमने तो यहां तक कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली हमारी बेटी, बहन, माँ इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी इंशाअल्लाह। कर्नाटका में एक सर्कुलर आया, उसमें लिखा कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पहनना जो सर को ढांक सके। अरे भाई, सर को ढांकने वाला तो हिजाब ही, मंगलसूत्र अलाउड है, पहनिए ना। हमने तो कभी किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज मंगलसूत्र पहनिए, हाथ में कलावा पहनिए, जो पहनना पहनिए, लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां को अगर हिजाब पहनना है तो किसी के बाप पे ताकत नहीं है कि हमको रोक सके पहनने से। पहनेंगे बिंदास। मगर कर्नाटका में सरकार यही कांग्रेस वालों, जब ये आपके पास आएगा ना, अभी 1-2 दिन तो बचा है, तो उसको बोलना कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर सरकार बनाने के बाद ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे हिजाब के पीछे पड़ गए, क्यों बजरंग दल को बैंड नहीं किया। यकीन मानिए, आपके दरवाजे तक आने के पहले रास्ते से निकल जाएगा, नहीं आएगा आपके सामने। में ताकत नहीं है, ताकत नहीं है इनमें आपका जवाब देने की। सवाल ही अब मजलिस आई है तो एक ही नारा लगा रहे हैं, बस बी टीम, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब यहां पर दूसरी जगह बीजेपी है, मोदी जी, चाय वाला मेरे चाय वाला बोलते वारिस भाई, मेरा भी अरमान है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। बोला बेटा बिंदास तू भी बन जाएगा। एक कहां से आ गए पता नहीं, सबको अरमान जगा दिए। 15 लाख के अरमान जगा है, मेरे अकाउंट में नहीं है। आपको मिला क्या? किसी को मिला क्या? आगे मिलने वाला भी नहीं। मैं भी ख्वाब देखना छोड़ दिया। आप बीच में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मिला क्या? आगे मिलने वाला भी नहीं, बढ़ के बेरोजगारी बढ़ गई। नोट तो सब बंद कर दिया 2000 की भी, शायद 500 के ऊपर भी आ सकता, पता नहीं कौन सी करेंसी चलाएंगे। 9.5 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है, 9.5 साल से। यकीन मानिए, यहां पर बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे, मुझसे बहुत सीनियर लोग होंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बहुत नजदीक से देखा होगा। आजादी से लेकर अब तक जितनी देश में नफरत नहीं फैली थी, उतनी नफरत ये 9.5 साल में बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में फैलाई। इतनी नफरत, और खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ तो ऐसा लगता है कि जैसा एक जंग सी छेड़ दी। हर चीज से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत। और अब तो यह हाल हो गया है कि इलेक्शन में रेवड़ियां भी इस तरह के बांट रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 10 लोगों को फ्री में रामलला के दर्शन करा देंगे। एक बोल रहा है कांग्रेसी, अगर हम जीत गए तो हम चांदी की ईंटें भेजेंगे। 90% वोट मुसलमानों के वोट चाहिए। हमारी मस्जिद के बारे में कभी सोचा है क्या? हमारी मस्जिद पे भी चूना लगवा देते भाई। इतना भी नहीं है इनके पास। नहीं, हमारे तो वोट क्या है, इनके बाप की जागीर है। इनको ऐसा लगता है बुरहानपुर की आवाम कहां जाएगी, हमको तो वोट देगी ही। मगर समझ लो, सोच लो, देख लो, ये सरों के समंदर को जो आ गया जमा हुआ है, ये मजलिस की सभा है। और बुरहानपुर की आवाम ने आज फैसला कर लिया है कि हम मजलिस के साथ जाएंगे, जिसका सबूत ये सरों का समंदर आज यहां पर जो खड़ा हुआ है। फैसला हो चुका है, बुरहानपुर की आवाम ने कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख के दिन हम उतर के आएंगे, अपने अपने घरों से हमारे बुजुर्गों को, माँ बहन बेटी सबको लेकर आएंगे और दबाएंगे बटन, पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे और पूरी आसमान में बुरहानपुर में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। बीजेपी ने यह कर दिया पूरी तरह। आपके पास आएंगे, मैडम तो आएंगे ना। मैडम ने तो, मैंने सुना कि कागज पे लिख दिया शुगर फैक्ट्री। हुआ कुछ नहीं है, शुगर पुगर कुछ नहीं मिलने वाला, फैक्ट्री कुछ नहीं आने वाली है, सिर्फ कागज जमा खर्चा है इनका और कुछ नहीं है। मगर मजलिस जो बोलती है करेगी। अगर हमने बोल दिया कि नफीस साहब जैसा बहादुर इंसान जीत कर जाएगा ऐवान असेंबली में, आपकी आवाज बनेगा, तो यकीन मानिए आपकी आवाज बनेगा और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा और आपके हक और इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा लास्ट तक।
कैसा बहादुर सिपाही है ये। और ये बहादुरी है कि आज एक पार्षद कांग्रेस के हमीद भाई डायमंड है ना यहाँ पे, मुझे बताया कि हमीद भाई डायमंड वो शख्स था जिन्होंने कहा था इनकी पूरी टीम ने कि अगर कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देगी तो पूरे के पूरे उतर जाएंगे, इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या बात है, ये होती है हिम्मत, ये होता है दिलदारी। क्या बात है। जब बात हक की आ गई तो 10 कुर्सियों को लात मारने के लिए तैयार है ये बुरहानपुर की आवाम और यहाँ के पार्षद। लात मारते हैं ऐसी कुर्सियों को। आप बीजेपी की सरकार में आप तमाम देख रहे हो क्या हो रहा है। एक तरफ से हम पे हर दिन जुल्म ढाया जा रहा है, अगर इसको खत्म करना है तो आपके पास एक आवाज, एक जमात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कमलनाथ ने कहा कि हमको राजीव गांधी को नहीं भूलना चाहिए बाबरी पे। बिल्कुल, बेशक हम नहीं भूले, ना कभी भूलेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में संविधान के अंदर काला दिन था डेमोक्रेसी के ऊपर, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और शहीद करने में ताला खोला था कांग्रेसियों ने, राजीव गांधी ने ताला खोला था हमारी बाबरी मस्जिद शहीद। रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो नहीं भूले हम। कमलनाथ जी, आपकी बात बिल्कुल याद है, और बुरहानपुर की आवाम आपको जवाब देगी, अपने वोट के जरिए से जवाब देगी, अपने बैलेट के जरिए से आपको जवाब देगी। वोट चाहिए आपके 90%, करना कुछ नहीं है आपके लिए। इसीलिए 70 बरस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम तो नहीं दे सकता में, क्यों? सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली आज बैकवर्ड है। मैं नहीं बोलता, वारिस पठान नहीं बोलता, कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है इनकी वजह से। ये कभी आपको आगे नहीं आने देंगे, कभी आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। और हमेशा देखा यह गया है कि जिस समाज का, जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं होता ऐवान असेंबली में, ऐवान बलदिया के अंदर। आज लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसी आवाज हो, हक के लिए बात। यहां पर मुझे पता चला है पावर लूम का बहुत प्रॉब्लम है। पावर लूम का प्रॉब्लम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा से मीटर आता है, बहुत ज्यादा बिजली आती है। यकीन मानिए, हमारा मैनिफेस्टो हम लेके नहीं घूमते, इनकी तरह रेवड़ियां नहीं बांटते, मगर जुबान तो जग के गए, और वो भी पठानी जुबान। खान साहब भी पठान है, और बोले जब पठान तो अच्छे अच्छे के दिमाग हिल जाए, समझ लो। अगर हम आए इक़्तिदार में, जीते इंशाअल्लाह ताला बुरहानपुर से, तो हम पावर लूम के अंदर जो बिजली का बिल है उसको 50% कम कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी डेवलपमेंट, विकास का काम तो करते रहेंगे, लेकिन आपकी हक की लड़ाई आज देश का मुसलमान देख रहा है हमारी तरफ कि हमारे पास भी कोई नेता चाहिए। हमारा कोई नहीं। यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, सरदारों के पास नेता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बुरहानपुर के मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, क्या आपके पास अपना कोई नेता है? नहीं है आपके पास नेता। ये वजह है कि आज हम पे जुल्म ढाया जाता है। बाबरी पे हो जाए तो असद ओवैसी बोलते हैं, दादरी पे मॉब लिंचिंग हो जाए तो आवाज उठाते ओवैसी, हमारी शरत में बदाकिलत हो जाए तो आवाज उठाते ओवैसी। बाबरी पे ओवैसी, दादरी पे ओवैसी, शरीयत पे ओवैसी, फिलिस्तीन पे ओवैसी, हर जगह ओवैसी। तो आपका वोट का असली अधिकार भी ओवैसी का हुआ ना, आपके वोटों का हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना। तो क्यों नहीं ओवैसी की टीम के लोगों को जिताकर हमको असेंबली में भेजना? आज फिलिस्तीन का इतना मसला चल रहा है, कौन बोल रहा है? यकीन मानिए, मुझे हर टीवी की डिबेट में पूछा जाता है, हर शोबे पे पूछा जाता है, क्यों बोल रहे हो वारिस भाई आप? तो सुन लो, मैं नहीं, मेरी बुरहानपुर की आवाम भी यही बोलेगी कि मेरा फिलिस्तीन से इंसानियत का भी नाता है, मेरा फिलिस्तीन से आस्था का भी नाता है, मेरा बैतुल मुकद्दस है वहां पर, मेरा किबला अव्वल है वहां पर। इंसानियत, बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल, सबसे मेरा नाता है। तुम्हारा इस्राइल से क्या नाता है? 3 महीना 13 में खड़े हो गए, स्टैंड विद इस्राइल, स्टैंड विद इस्राइल।
इसराइल के साथ खड़े हो के पैर दुख गए हो, घुटने थक गए हो, उंगलियां दर्द हो गई हो ना, तो थोड़ा जाके मणिपुर की तरफ भी खड़े रहो। हमारे देश का हिस्सा है, वहां वीजा भी नहीं लगेगा, ट्रेन में जा सकते हैं, जाओ वहां पर। मगर नहीं, इनको इसराइल से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इस वजह से इसराइल के साथ। हिटलर ने जब यहूदियों के ऊपर जुल्म किया था, उस वक्त भी ये आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। और इजराइल जब अब फिलिस्तीन के अंदर मासूम मजलूम गुनहगार बेगुनहगार बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तब भी ये जाके इसराइल के साथ खड़ा है। ये वो और ये आपके बीच में आए जीतने के लिए, नहीं जीतने नहीं देना। एक हो जाओ। मुझे यकीन है अगर बुरहानपुर की आवाम इस वक्त एक हो गई, मुत्तहिद हो गई, इतिहाद पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला नफीस साहब को असेंबली में जाने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। अगर आपको एक होना होगा। वारिस पठान एक दीवाना है, मुंबई से आया, आपको बोल के चला गया, कल मुझे बोले गया, नहीं, मैं बुरहानपुर की आवाम के साथ बात करने आया। जितना अधिकार बुरहानपुर की आवाम का वारिस पठान पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का बुरहानपुर की आवाम पर भी है, क्योंकि मैं तो आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं। भाई मेरा आपका ये भी रिश्ता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनसे तो वो रिश्ता नहीं है ना इनसे भी वो रिश्ता नहीं है ना, तो मेरा अधिकार है आप। मैं अपने हक से आपसे दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा प्लीज 17 तारीख के दिन आप आइए, अपने अपने घरों से उतर के आइए। मैंने जो कुछ चंद बातें आपके सामने रखी, उस पर गौर फरमाइए, मौका सोचिए, किस दिशा में देश जा रहा है, हमको क्या जरूरत है, किसको जिताना है। मुझे यकीन है अगर आपके दिल के अंदर ये सारी बातें आ गई, तो हर इंसान बुरहानपुर का जाकर 17 तारीख को पतंग के बटन पे लगाएगा दबा के, और जिताएगा नफीस साहब। जिताएंगे ना भाई? अरे यार, इस बच्चे की बात तो रख लोगे ना। आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, बुरहानपुर स्टैंड विद फिलिस्तीन। अब टाइम होने आ गया, बोल रहे हैं लोग, पूरा नारा लगाएंगे। बाकी है ना? अरे बाकी है, बैठो, खड़े हो जाने तो फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन की फील्ड में काम करना है हम, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है हम। यहाँ मजलिस एक मंशा ये लेकर आई कि जो हमने हैदराबाद के अंदर किया है, जिस तरह से हमारे पास 10 से 12 स्कूल है हैदराबाद में, अकबर भाई चलाते हैं, जिसमें काफी जगहों के ऊपर एजुकेशन फ्री, वो हम यहाँ पर देना चाहते हैं। हमारा अरमान है कि हम यहाँ पर अच्छे अस्पताल खोलें, जिसके अंदर आपको एजुकेशन फ्री मिले। बेस्ट हॉस्पिटल जो हैदराबाद में, वो हमारा अरमान है कि हम बुरहानपुर में खोलेंगे, मगर आपके ताउन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे रुक जाओ, अभी तो ऐसा बोलना है कि पूरा दिल्ली हिलेगा, पूरा भोपाल